दोस्तों इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बार ये बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी बेसिक कंसेप्ट है ना, सबसे पहले तो मैं आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे कि आपका सिक्योर बेनिफिट क्या होता है, इनफाइनाइट बेनिफिट क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ कवर क्या होता है, रूम रेंट लिमिट क्या होती है, इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, वेटिंग पीरियड क्या होता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या होती हैं, नो क्लेम बोनस क्या होता है, कोपे क्या होता है। जो भी ये बेसिक कंसेप्ट है ना हेल्थ इंश्योरेंस का, सबसे पहले तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में। इससे होगा क्या, एक बार जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये बेसिकली अभी रिसेंटली हमने ना एक क्लेम रेज किया था। मेरी मदर का एक छोटा सा आई का ऑपरेशन था, तो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल वालों ने 44,000 का बिल बनाया था। तो हमने जो मेरी मदर की हेल्थ पॉलिसी थी वहां पे ये सारे के सारे जो ये डॉक्टर की रिपोर्ट है ये सब कुछ लगा के क्लेम रेज किया था, और लगभग 5 से 6 दिन के अंदर वो 44,000 का जो क्लेम है वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ गया था। तो ये समझना भी जरूरी है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी समझ लिया, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई बीमारी आ जाए, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, उसका क्लेम रेज करना है, वो प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए। फिर हम ये प्रोसेस देखेंगे। अच्छा, प्रोसेस देखने के बाद फिर मैं यहां पे दो हेल्थ पॉलिसीज का कंपैरिजन करूंगा। ये दो जो हेल्थ पॉलिसीज हैं इनकी आज की डेट में बहुत ज्यादा हाइप है, ठीक है। एक है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान और दूसरा है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान, ठीक है। ये दो प्लान इसलिए कंपेयर करेंगे, एक तो इनकी हाइप है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये जो दो प्लान है ये बेस्ट प्लान है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। इनकी हाइप है। मेरा मोटिव इन दोनों को कंपेयर करने का सिर्फ इतना है कि वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस समझ आ गया कि क्या होता है, बेसिक टर्म्स क्या होती है। फिर जब ये दो प्लान्स हम कंपेयर करेंगे ना, तो ये हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या अब मेरे को इसके जो फीचर्स हैं वो समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। समझ गए? ये दो प्लान बेस्ट है ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी की नीड के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा दुनिया में कोई प्लान, अगर कोई कहता है ना कि ये बेस्ट पॉलिसी है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। समझ गए बात को? आपकी क्या नीड है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको ऐसा रिकमेंड कर रहा है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हर किसी की नीड के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए अलग हेल्थ पॉलिसी है बेस्ट। मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए अलग पॉलिसी बेस्ट होगी, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे, सीखेंगे कि बेस्ट हेल्थ पॉलिसी कैसे देखते हैं, किसके लिए कौन सी बेस्ट है। तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं आप इस वीडियो में बने रहना। मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं चलूंगा, आप बस इस वीडियो में बने रहना। आज आपका हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करके दूंगा। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, आप मान के चलो। आप हेल्थ पॉलिसी लेते हो, एक एज्यूम कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए की हेल्थ पॉलिसी लेते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है जी। तो 10 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये है हमारा सम इंश्योर्ड, ठीक है जी। इस 10 लाख रुपए की आपने हेल्थ पॉलिसी ली, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है ABC इंश्योरेंस कंपनी, एक एग्जांपल ले रहे, ठीक है। बदले में आप इस इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम हर महीने दोगे या हर साल में एक बार भी दे सकते हो। मान लो ये कंपनी कहती है कि 5,000 रुपए ये कंपनी आपसे हर साल लेगी, बदले में ये कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि ये आपको 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड देती है। अब 10 लाख का सम इंश्योर्ड मतलब कल को भगवान ना करे आपको कल को कुछ भी हो जाता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो 10 लाख रुपए तक ये इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी इन केस आप बीमार हो जाते हो। हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है, मान लो एक एग्जांपल लो कि आज तारीख है 1 जनवरी 2026 और आज ही आपने एक नई फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती है कि पहले 30 डेज तक, जिस दिन पॉलिसी ली है उससे पहले 30 डेज तक अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मान लो जिस दिन आपने पॉलिसी ली आप ये मेंशन कर रहे हो कि आप एकदम फिट एंड फाइन हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, जिस दिन आपने पॉलिसी ली उसके पहले 30 डेज तक अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि कई बार क्या होता है, इंसान बहुत क्लेवर बनता है। इंसान ये कहता है कि उसको, मान लो डॉक्टर ने कहा है कि किसी की किडनी में दिक्कत है, 15 दिन बाद आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक है जी। वो इंसान चालाकी करे और वो कहता है कि यार एक हेल्थ पॉलिसी ले लेता हूं, 15 दिन बाद सर्जरी होनी है और क्लेम ले लूंगा।
तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि हो सकता है कोई झूठ भी बोल रहा हो, इसीलिए पहले 30 डेज तक अगर आप फिट एंड फाइन हो, पॉलिसी लेने के पहले 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। सिर्फ पहले 30 दिनों में कौन सा क्लेम मिलेगा? एक्सीडेंट का क्लेम मिलेगा। अगर भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जो खर्चा आएगा मेडिकल का वो क्लेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो खून खून हो रखा है, थोड़ी ना बैठ के हेल्थ पॉलिसी लेगा और सोचेगा फिर पॉलिसी इशू हो जाएगी और फिर क्लेम लूंगा। तो एक्सीडेंट का केस होता है तो पहले 30 दिन में क्लेम मिलेगा, अदरवाइज बीमारी का नहीं मिलेगा। फिर 30 डेज के बाद अगर आप फिट एंड फाइन मेंशन करते हो, 30 डेज होने के बाद अगर भगवान ना करे कोई भी डिजीज आती है तो फिर उस केस में आपको जो है क्लेम मिलेगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट काम करता है हेल्थ इंश्योरेंस का। दूसरी चीज, एक चीज होती है पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब जैसे मान लो हमने 1 जनवरी 2026 को चलो हम एक एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है जी, जिस दिन हमने पॉलिसी ली उस दिन जो भी पॉलिसी ले रहा है वो ये मेंशन कर रहा है कि उसको हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत है। हो सकता है ब्लड प्रेशर हो या कोई एक स्टंट वंट डला हुआ है हार्ट में, तो हार्ट से रिलेटेड उसको पहले से कोई दिक्कत है। जिस दिन उसने पॉलिसी ली उससे पहले ही उसको हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। एक चीज बोलूं, हर एक चीज इस दुनिया में बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस उसको मुश्किल करके समझाया जाता है। जैसे कोई एक न्यूज आर्टिकल होते हैं ना, न्यूज आर्टिकल कि ईरान ने हमला कर दिया यूएसए पे, ठीक है, यही सेम न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ लेना, आपको कि यार पता नहीं क्या हो गया। यही सेम न्यूज दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, आपको कि अच्छा ये बात ठीक है। वही सेम चीज है, मैं आपको इस वीडियो में दैनिक भास्कर स्टाइल में समझाऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस। आपने बहुत सारी बुद्धिजीवियों की वीडियो देखी होंगी, मैं चाहता तो अब इसको बहुत टेक्निकल भाषा में भी समझाया था, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ये चीज वो चीज वो चीज, आपको कुछ ना समझ आता, लेकिन मैं पूरा एफर्ट डालूंगा कि आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं। ठीक है, तो इस इंसान ने 1 जनवरी 2026 को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है जी, उससे पहले ही उसको हार्ट की दिक्कत थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। पहले से ही ये डिजीज एग्जिस्ट करती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी? कहेगी कि जो डिजीज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले से आपके पास है उसके लिए वेटिंग पीरियड लगेगा। अब कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहेगी वेटिंग पीरियड 2 साल है, कोई दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो कहेगी वेटिंग पीरियड 1 साल है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो कहेगी वेटिंग पीरियड 4 साल है। अब मुझे बताओ, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कह रही है वेटिंग पीरियड 2 साल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2026 को आपने पॉलिसी ली, उसके 50 दिन के बाद ही आपको किडनी से दिक्कत होगी, रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, तो आप एडमिट हुए, आपको पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन मान लो 50 दिन बाद हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। कब तक क्लेम नहीं मिलेगा हार्ट से रिलेटेड दिक्कत के लिए? 2 साल तक। 1 जनवरी 2026 को ली, 1 जनवरी 2027 आ गई, 1 जनवरी 2028 आ गई, 2 साल पूरे हो गए। उसके बाद हार्ट से रिलेटेड भी अगर दिक्कत होती है तो क्लेम मिलेगा। अगर कोई ऐसी पॉलिसी ले ली जिसका वेटिंग पीरियड 4 साल है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, तो और आपने 1 जनवरी 2026 को ली है, तो 2026 से 2027, 2027 से 2028, 2028 से 2029, 2029 से 2030 तक हार्ट से रिलेटेड दिक्कत के लिए कोई क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। समझ के बात को? अब एक सवाल बताओ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर किसी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई बिल्कुल फिट एंड फाइन है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने चाहता है। ठीक है जी, उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो पॉलिसी ऐसी है जिसका वेटिंग पीरियड 1 साल है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, एक दूसरी पॉलिसी है जिसका वेटिंग पीरियड 4 साल है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। ठीक है, जो 4 साल वेट करवा रही है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, ये हालांकि वेट तो ज्यादा करा रही है, लेकिन इसके जो दूसरे फीचर है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। जो दूसरी पॉलिसी है जो वेट 1 साल करवा रही है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, लेकिन दूसरे फीचर ओके ओके टाइप है। जो फिट एंड फाइन इंसान है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है इसको आज की डेट में, जब ये पॉलिसी ले रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए तो ये वाली पॉलिसी बेटर होगी ना, जिसका वेटिंग पीरियड 4 साल है, लेकिन इसके दूसरे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इसको फिट एंड फाइन है, इसको पता है कि आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, अगले 4 साल तक प्रोबेबिलिटी तो यही है मेरे को कोई क्लेम नहीं लेना। ठीक है, और ये तो वैसे ही फिट एंड फाइन है, इसकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसको हार्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड दिक्कत है, जो पॉलिसी ले रहा है, उसके लिए ये वाली पॉलिसी बेस्ट होगी जिसका वेटिंग पीरियड 1 साल है। क्यों? क्योंकि इसको पता है 1 साल फटाफट टपे, उसके बाद मेरे को कभी भी जरूरत पड़ सकती है क्लेम लेने की, कभी भी मैं बीमार हो सकता हूं।
इसीलिए हर किसी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए पॉलिसी बेस्ट कौन सी है। अब सवाल आता है कि आपको अगर ये चूज करना है कि आपके लिए पॉलिसी बेस्ट कौन सी है, तो उसके लिए मैं हमेशा डिट्टो इंश्योरेंस को रिकमेंड करता हूं। रीजन क्या है मैं एक बार आपको दिखाता हूं, एक बार मैं यहां से खोल के दिखाता हूं। ये डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप यहां आ जाओगे। यहां बाय इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में जाओगे ना, तो ये दो ऑप्शन आते हैं, गेट अ कॉल विद अस या फिर व्हाट्सएप पे। यहां गेट अ कॉल विद अस पे जाओगे, यहां से एक शेड्यूल कर लेना टाइम। हेल्थ इंश्योरेंस मान लो लेना है या टर्म प्लान लेना है, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद ये जैसे मान लो कल का ये टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सुबह 11 बजे का सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंफर्म शेड्यूल। ये बेसिक डिटेल डाल के कंफर्म करोगे तो डिट्टो की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। अच्छी बात पता है क्या है डिट्टो की? डिट्टो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक तो पहली चीज आप इनसे बात करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बात करोगे, ठीक है। मतलब आपसे 1 रुपया भी ये चार्ज नहीं करेंगे। आप इनको कांटेक्ट करो, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको डाउट है या मान लो आपकी नीड क्या है, जैसे सपोज करो कोई बीमार है, भगवान ना करे, उसको चाहिए कि मेरे को एक ऐसी बेस्ट पॉलिसी बताओ जो उसके लिए बेस्ट हो। आप उनसे बात करो, सलाह लो, ठीक है। एक एक चीज वो आपको बताएंगे जिसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना। उसके बाद मान लो आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, आप डिट्टो से अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो तो 24/7 उनकी जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। इन केस आपको क्लेम लेना है, कल को क्लेम मान लो आप बीमार हो गए, क्लेम रेज करना है, क्लेम में कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमेशा 24/7 डिट्टो की जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। तीसरी चीज, दूसरे जितने भी आप समझो एक तरह से ये इंश्योरेंस जो सेल करती एजेंसीज हैं उनकी तरह डिट्टो नहीं है। रीजन बीइंग डिट्टो कभी भी आपको स्पैम कॉल नहीं करेगा। मान लो आपने सलाह ली, फ्री में कॉन्टैक्ट किया, सारी सलाह ले ली, आपको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपने पॉलिसी नहीं ली, पॉलिसी कब प्लान कर रहे हो। आपने सलाह ले ली, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको बार बार कॉल करके स्पैम कॉल नहीं करेगा। डिट्टो बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, जीरोधा बैक्ड है ये ब्रांड, और सारी चीजें अच्छी हैं। एक चीज और पता है क्या, जितनी जल्दी आप हेल्थ पॉलिसी लोगे उतना बेटर है। रीजन बीइंग अभी आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे कि 28 अप्रैल 2026 के बाद से काफ़ी सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने प्रीमियम्स को भी रेज कर रही है। तो जितनी जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए बेटर है। अब तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये भी हो गया, पहले तो 18% जीएसटी लगता था, अब सरकार ने जीएसटी भी 0% कर दिया। तो ये जो 18% है ये तो कंप्लीटली आपकी बचत ही है। मतलब समझ के, पहले मान लो एक एग्जाम्पल लो, कोई प्रीमियम है 10,000 का आप भरते थे, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था, यानी आपको 11,800 रुपए देने होते थे। वही सेम पॉलिसी, वही सेम सम इंश्योर्ड के लिए अब आपको 10,000 ही देने हैं, क्योंकि सरकार भी आपको बेनिफिट दे रही है। 0% जो है सरकार ने जीएसटी कर दिया। खैर, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली उस लिंक पे क्लिक करके डिट्टो के साथ अपनी जो कॉल है शेड्यूल कर सकते हो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब इसके बाद अभी तक हमने क्या समझा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज समझी, उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट समझा कि पहले 30 दिन में कोई क्लेम नहीं मिलता, 31st डे से फिर आपको क्लेम मिलने शुरू होते हैं। फिर पॉलिसी जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो 2 टाइप की होती है। पहली है इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी और दूसरी होती है फैमिली फ्लोटर, ठीक है जी। इंडिविजुअल मैं आपको ना स्क्रीनशॉट से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये मेरी मदर की पॉलिसी है, यहां पे मैं आपको एक बार नाम भी दिखाता हूं। ये देखो, ये अंजू मदान लिखा हुआ है, ये मेरी मदर की पॉलिसी है। मेरी मदर के लिए मैंने 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया था। चलो, विद द ग्रेस ऑफ गॉड बार बार हमें क्लेम नहीं रेज करने पड़े। एक अभी क्लेम रेज किया, पीछे कोई क्लेम नहीं रेज किया था, तो हर साल बोनस मिलता है, आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता चला जाता है, जिसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। अभी साथ साथ नो क्लेम बोनस भी समझा दूंगा। तो यहां 25 लाख की पॉलिसी ली थी, लेकिन फ्री में बढ़ते बढ़ते ये 31,50,000 की होगी, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल का मतलब है कि 31,50,000 की पॉलिसी है, भगवान ना करे कुछ हो तो 31,50,000 तक ये जो इंडिविजुअल है, जैसे मेरी मदर है, वो क्लेम रेज कर सकती है। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरी तरफ आता है फैमिली फ्लोटर। जैसे यहां पे ये मेरी पॉलिसी है, इसके अंदर एक फैमिली फ्लोटर बन गया, इंडिविजुअल नहीं है, फैमिली फ्लोटर बन गया, जिसके अंदर मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरी 4 साल की गुड़िया है, ठीक है जी। देखो, ये नैन्सी लूथरा, ये मेरी वाइफ का नाम है, फिर ये बेबी ऑफ नैन्सी लूथरा यानी मेरी गुड़िया हो गई, और यहां पे हो गया अंकित मदान। हमारी जो पॉलिसी है हमने 50 लाख रुपए की ली थी, 50 लाख की ली थी, और अब बढ़ते बढ़ते जैसे क्लेम कोई नहीं रेज किया तो ये हो गई 58 लाख रुपए की, ठीक है जी। फैमिली फ्लोटर का मतलब ये है कि भगवान ना करे अब 3 इंसान है, अगर एक इंसान बीमार हो जाए तो ये पूरा 58 लाख रुपए भी यूज कर सकता है। मान लो अगर तीनों बीमार हो जाएं तो तीनों मिलके भी 58 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर का फायदा क्या है, अगर देखो
मान लो मैं अपनी 50 लाख की अलग पॉलिसी लेता, मेरी वाइफ 50 लाख की अलग पॉलिसी लेती और मेरी गुड़िया 50 लाख की अलग पॉलिसी लेती, तो अगर अलग अलग पॉलिसी लेते तो हमें ये पॉलिसी बहुत महंगी पड़ती। लेकिन है मैंने फैमिली फ्लोटर लिया तो हुआ क्या कि तीनों के लिए एक फैमिली फ्लोटर बन गया 50 लाख रुपए का, तो ये कंपैरेटिवली इससे मेरे को सस्ती पड़ी है। फिर एक सवाल आता है कि आपने अपने लिए फैमिली फ्लोटर बनाया तो अपने मेरे मदर और फादर को भी इसी में ही ऐड कर देते। मदर की अलग इंडिविजुअल पॉलिसी और फादर की अलग इंडिविजुअल पॉलिसी क्यों ली? देखो, जब आप फैमिली फ्लोटर बनाते हो, ठीक है, एक फैमिली फ्लोटर बनाते हो जैसे जिसके अंदर मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरी गुड़िया है, ठीक है जी, तो जिसकी उम्र सबसे बड़ी होती है, जैसे मेरी एज 32 ईयर्स है, वाइफ की एज 31 ईयर्स है और गुड़िया की एज 4 ईयर्स है, तो जिसकी जो एज सबसे बड़ी है ना, पूरे तीनों लोगों के लिए, जैसे अब इस केस में तीनों के लिए जो प्रीमियम है मेरी एज के हिसाब से बन जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक चीज पता है कि जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी उतने ही प्रीमियम्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर मैं अपने फादर को भी ऐड कर देता, जैसे मेरे फादर की जो एज है वो 65 ईयर्स है, अगर मैं अपने फादर को भी इसमें ऐड कर देता ना, और मान लो मदर की एज 60 ईयर्स है, उनको भी ऐड कर देता, तो हम पांचों का जो प्रीमियम है वो 65 ईयर्स की एज के हिसाब से बन जाता। तो क्या फायदा हुआ? अब जैसे हमने ऐड किया है तीनों को, समझ के बात को, तो ये सेम एज ग्रुप हो गया, बच्चों का इतना फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को ऐड करने से उतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी हम दोनों का सेम एज ग्रुप हो गया, तो प्रीमियम के अंदर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर फादर को ऐड कर देता तो फर्क पड़ता। एक सवाल यह आता है कि मैंने मदर की अलग क्यों ली, फादर की अलग क्यों ली? इन दोनों का फैमिली फ्लोटर बना देता एटलीस्ट। देखो, मदर फादर की अलग इसलिए ली क्योंकि रीजन इज कि दे आर ग्रोइंग ओल्ड, तो उनके लिए एक बड़ा सम इंश्योर्ड हमेशा होना चाहिए। अगर उन दोनों को ऐड करके 25 लाख की एक पॉलिसी ले लेता तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों की अलग अलग 25 लाख की पॉलिसी ली। वो आपकी कंप्लीटली अपनी चॉइस है। अगर आप इनका बजट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं इनका फैमिली फ्लोटर बना देता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कंसेप्ट सीखा? इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर। एक कंसेप्ट और, नो क्लेम बोनस भी सीख लो। जैसे मैंने पॉलिसी ली थी 50 लाख की, बढ़ते 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 वो 58 लाख की होगी। ऐसा क्यों हुआ? देखो, हर साल जब आप क्लेम नहीं लेते, जैसे मेरी पॉलिसी 50 लाख की थी, मैंने क्लेम नहीं लिया, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलती है कि अगले साल प्रीमियम सेम रहेगा लेकिन आपका जो सम इंश्योर्ड है वो हम 10% से बढ़ा देंगे, यानी अगले साल सेम प्रीमियम में आपको 55 लाख रुपए की पॉलिसी मिलेगी। कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलती है कि अगले साल हम आपका, अगर आप क्लेम नहीं लेते तो हम 50% से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देंगे। अगर 50% से कोई बढ़ाए तो 50 लाख की पॉलिसी थी तो अगले साल 75 लाख की हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है अलग अलग हेल्थ पॉलिसीज पे। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, पहले पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझ लो, फिर उन दो हेल्थ पॉलिसीज को कंपेयर करेंगे, फिर उसकी टर्म्स अगर आपको समझ आ रही है तो फिर समझो आपका कंसेप्ट सारा क्लियर है, ठीक है। चलो, बने रहना इस वीडियो में। एक एक चीज, एजुकेशन थोड़ा बोरिंग कंसेप्ट होता है, लेकिन अगर आप बने रहोगे ना, फिर किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ाने लायक मैं आपको बना दूंगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक टर्म्स और आती हैं, ये जो मेन टर्म्स है वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। पहली आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे मान के चलो किसी को किडनी से रिलेटेड दिक्कत है और 1 जनवरी 2026 के दिन डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसकी सर्जरी वर्जरी कर दी। उसके बाद अगले ही दिन उसको घर भेज दिया, बोले ठीक है अब आप चले जाओ घर पे। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 जनवरी 2026 को ही वो डॉक्टर के पास गया होगा, बोलेगा कि यार किडनी से रिलेटेड दिक्कत है, डॉक्टर कहेगा लेट जा, सर्जरी कर देगा। ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी भगवान ना करे दिक्कत हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है, कुछ दिन दवाई खाओ, दवाई असर नहीं करेगी तो सर्जरी करेंगे ना। अगर 1 जनवरी 2026 को इसकी सर्जरी हुई है तो इससे कुछ दिन पहले तक काफी दिन इसने दवाइयां भी खाई होंगी, हो सकता है इसने 50 दिन पहले तक, 50 डेज पहले तक इसने दवाइयां खाई हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर सर्जरी होगी 1 जनवरी 2026 को। अब सर्जरी होने के बाद वो जब घर चला जाएगा तब भी तो कुछ दवाई खाएगा, ऐसा थोड़ी कि सर्जरी होगी अब दवाई ववाई कुछ नहीं खानी, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ दिन दवाई खाएगा, समझ के बात को। तो जिस दिन सर्जरी हुई उससे पहले जो इसने दवाइयां खाई, क्या इसका बिल कवर होता है? होता है। इससे पहले, सर्जरी से पहले जितने भी दिन दवाई खाता है उसको हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यानी जिस दिन हॉस्पिटलाइजेशन हुए उससे पहले का जो एक्सपेंस है उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद घर चला गया, घर जाके दवाई ववाई खाएगा, उसको बोलते हैं पोस्ट
हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। समझ के बात को। और जिस दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो, जितने भी टाइम हो, ये तो बाय डिफॉल्ट आपका इंश्योरेंस के अंदर कवर होता ही होता है। अब कुछ हेल्थ पॉलिसीज बोलती हैं कि हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 60 डेज का देते हैं, कुछ बोलती हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 90 डेज का देते हैं। ऐसे ही कोई कंपनी बोलेगी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हम 60 डेज का देते हैं, कोई कहेगी 90 डेज का देते हैं, कोई 180 डेज का भी देता है। हमारे लिए कौन सा अच्छा है? जो ज्यादा से ज्यादा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का कवर दे और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का कवर दे। जैसे मान लो कोई कहे कि 90 डेज पहले तक जो दवाइयां खाई वो भी कवर है, 180 डेज बाद तक जो दवाइयां खाओगे वो भी कवर है। तो समझो ना यार, 3 महीने पहले 6 महीने बाद तक इतना ही होता है यार, उसके बाद तो दवाई छूट भी जाती है। समझ के बात को। तो ये वाली फिर पॉलिसीज अपने लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि मैटरनिटी कवर देती ही नहीं है, और कुछ वुमेन्स के लिए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जो मैटरनिटी कवर देती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, बार बार वही चीज दोबारा आपके कान में डालूंगा, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दुनिया में ऐसी नहीं है जो एक पॉलिसी आपको कह दे ये सबके लिए बेस्ट है। समझ गए? अब कोई वुमेन है जिसकी शादी होने वाली है, मान के चलो 26 ईयर्स ओल्ड है, वो शी इज प्लानिंग फॉर अ मैरिज। ठीक है, वो उसको पता है कि मैं अगले साल शादी कर लूंगी और मैं ज़्यादा डिले नहीं करूंगी, जल्दी कंसीव कर लूंगी। ठीक है, तो उसको पता है कि मैं 28 या 29 ईयर्स तक की जब होंगी तो आई विल कंसीव। तो उसके लिए अभी से वो प्लान कर रही है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि मैं एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती हूं जिसके अंदर मैटरनिटी कवरेज मिलती हो। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढेगी ना जिसके अंदर मैटरनिटी कवर मिलता है। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी भी हैं कि जो मैटरनिटी कवर देती ही नहीं है। वो पॉलिसी लेकर के ये लड़की क्या करेगी, इसको तो वो पॉलिसी चाहिए जो मैटरनिटी कवर देती है, बिकॉज शी इज प्लानिंग फॉर अ बेबी। सिंपल सी चीज है। तो मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है? जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैटरनिटी बेनिफिट देती है वो ये बोलती है कि कल को मान लो आपके पास मैटरनिटी बेनिफिट है। ज्यादातर पॉलिसीज जो मैटरनिटी बेनिफिट देती भी है ना, वो वेटिंग पीरियड रखती है मैटरनिटी के लिए। कोई पॉलिसी कहेगी 2 साल का वेटिंग पीरियड है, कोई कहेगी 3 साल का वेटिंग पीरियड है। ठीक है, तो यानी अगर आज 1 जनवरी 2026 को हेल्थ पॉलिसी ली है जिसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट है और उसका मैटरनिटी का, सिर्फ मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड अगर 2 साल है, तो 2 साल के बाद अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो उस केस में फिर आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो। और पॉलिसी ये भी कवर करती है कि न्यूबॉर्न जो बेबी पैदा हुआ है, वो न्यूबॉर्न बेबी भी 91 डेज के लिए कवरेज ले सकता है। क्योंकि आजकल कुछ होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उसमें भी खर्चा हो जाता है, तो वो भी कवर होता है फिर मैटरनिटी बेनिफिट में। इसीलिए समझो ये सारी चीजें। ठीक है, फिर जब चीजें समझ जाओगे ना, और फिर जब अगर मान लो किसी पॉलिसी को अगर आप लेना चाहते हो, उसका ब्रोशर पढ़ोगे 2 मिनट में समझ जाओगे कि ये आपके काम की है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद रिस्टोरेशन बेनिफिट। देखो, रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मान लो ये पॉलिसी कहती है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली, भगवान ना करे जिसने भी पॉलिसी ली वो बीमार हो गया और 8 लाख रुपए का उसने जो है क्लेम रेस कर दिया। ठीक है जी, अब वो घर पे आ गया। जैसे ही घर पे आएगा, ये 8 लाख का जो क्लेम इसने यूज किया ये दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। यानी अगर मान लो 1 महीने बाद दोबारा बीमार होएगा और दोबारा 6 लाख रुपए का क्लेम रेस करता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 लाख का जैसे इसने क्लेम यूज किया, जैसे ये घर पे आएगा 8 लाख रुपए रिस्टोर हो गया, दोबारा से पॉलिसी 10 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, दोबारा 6 लाख का क्लेम आया, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। घर आ गया, 6 लाख रिस्टोर हो गया, यानी दोबारा से 10 लाख रुपए की पॉलिसी हो गई। समझ गए बात को? रिस्टोरेशन बेनिफिट भी 2 तरह के होते हैं। एक रिस्टोरेशन बेनिफिट होता है कि मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, ये बीमार हुआ, 8 लाख का क्लेम रेज हुआ। ठीक है जी, मान लो बीमार हुआ था किडनी से रिलेटेड दिक्कत के लिए। ठीक है, और उसके 1 महीने के बाद दोबारा बीमार हो गया, लेकिन इस बार दिक्कत दोबारा किडनी की है। ठीक है, और 6 लाख का क्लेम आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी पूरा 6 लाख रुपया हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा जो बीमारी हुई है वो रिलेटेड बीमारी हुई है, रिलेटेबल डिजीज हो गई, तो इसके लिए हम क्लेम नहीं देंगे। ये कहेगा अगर अनरिलेटेड डिजीज होती तो क्लेम देते। यानी कहने का मतलब 8 लाख रुपए जब पहली बार लगे, किडनी से रिलेटेड दिक्कत थी। ठीक है, दोबारा 6 लाख रुपए मान लो लगे और इस बार हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होती, समझ गए, तब तो हम दे देते रिस्टोरेशन बेनिफिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीमारियां अलग अलग हैं, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट दे देंगे। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर अनरिलेटेड डिजीज है
तब तो हम क्लेम दे देंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट में, क्योंकि अनरिलेटेबल डिजीज के चांसेस कम होते हैं। मान लो किसी को किडनी की दिक्कत है तो 1 महीने बाद भी तो किडनी की दिक्कत होगी ना, प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा यही है, दोबारा हार्ट की थोड़ी ना हो जाएगी। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कहती है पहली बार 8 लाख का क्लेम आया, कोई बात नहीं, 10 लाख की पॉलिसी थी, 8 लाख यूज हो गए, घर आ गए, दोबारा रिस्टोर होगी, दोबारा पॉलिसी 10 लाख की होगी। अगली बार दोबारा किडनी से रिलेटेड दिक्कत होगी तब भी क्लेम दे देंगे। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। चाहे रिलेटेबल डिजीज हो चाहे अनरिलेटेबल डिजीज हो, हर बार रिस्टोरेशन बेनिफिट हम देंगे ही देंगे। इसको रिस्टोरेशन बेनिफिट बोलते हैं। समझ गए बात को? एक चीज आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये अपने तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी चीजें होती है ना, रिस्टोरेशन बेनिफिट, मान लो अब सवाल आता है कि फिर अगर बार बार पॉलिसी रिस्टोर हो ही रही है फिर तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस ले लेता हूं। 5 लाख का इंश्योरेंस लूंगा, भगवान ना करे 4 लाख की दिक्कत आ गई, घर आऊंगा, दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा पॉलिसी 5 लाख की हो जाएगी। फिर मैं 50 लाख का क्लेम क्यों लूं? लोग तो मुझे ही बेवकूफ कहेंगे, आप 50 लाख की पॉलिसी क्यों लेके बैठे हो, है ना? आप 50 लाख 5 लाख की लेते ना, 4 लाख आता, दोबारा घर आते, रिस्टोर हो जाता, फिर दोबारा चले जाते। मतलब समझ रहे बात? देखो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, एक चीज गांठ मार लो, ये आपका और इंश्योरेंस कंपनी के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जब होगा तो इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी होगी कि उसके अंदर क्या चेंजेस करने क्या नहीं करने। अगर मान लो आप सोचते हो 10 लाख की हेल्थ पॉलिसी ले ली, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट तो है ही पड़ा, है ना, तो मैं 25 लाख 50 लाख की पॉलिसी क्यों लूं? देखो आज रिस्टोरेशन बेनिफिट है, ठीक है जी, आप धीरे धीरे मान लो ओल्ड हो गए, मतलब बड़े हो गए उम्र में, आपको कोई बीमारी लग गई, भगवान ना करे, ठीक है, आपके पास रिस्टोरेशन बेनिफिट था, आप इसके ऊपर ही डिपेंडेंट थे, आपने सम इंश्योर्ड कम ले लिया, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने रिस्टोरेशन बेनिफिट वाले फीचर को डिसकंटिन्यू ही कर दिया। अब आप बीमार हो, अब इंश्योरेंस कंपनी आपका सम इंश्योर्ड भी नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि आप बीमार हो। इंश्योरेंस कंपनी को पता है अगर इसका सम इंश्योर्ड बढ़ाऊंगा, कंपनी अगर बढ़ाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्लेम आप रेस करोगे तो कंपनी का ही नुकसान है। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। हमेशा एक चीज जो आपके काम आएगी ना, वो आपका सम इंश्योर्ड कवर आएगा। समझ गए? आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया, 25 लाख की लिया, 50 लाख की लिया, जितनी ज्यादा लोगे उतना आपका ही बेनिफिट है और उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहो। लोग टॉपअप ले लेते हैं, सुपर टॉपअप ले लेते हैं, वो कुछ चीजें काम की थोड़ी हैं यार। आज ठीक है वो सस्ते सामान है, ले लो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो। हमेशा एक चीज गांठ मार लो, आप अपनी लाइफस्टाइल को देखो, ठीक है, आपको लगता है कि मैं बीमार हुआ तो मैं कम से कम 40 जैसे हॉस्पिटल में जाऊंगा ही जाऊंगा, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाऊंगा ही जाऊंगा, तो अपना सम इंश्योर्ड फिर करोड़ करोड़ का रखो। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हुआ, मैं छोटे से हॉस्पिटल में जाऊंगा भाई, फिर आप 10 लाख की ले लो। अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहो। ये रिस्टोरेशन बेनिफिट ठीक है, फ्री में मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर अपना सम इंश्योर्ड कम मत करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका डे केयर कवरेज और ओपीडी। ओपीडी देखो, एक तो होता है कि क्लेम कब मिलेगा, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तभी क्लेम मिलता है। एक होता है डे केयर कवरेज यानी डे केयर ट्रीटमेंट। जैसे मान लो 24 घंटे, देखो वैसे क्लेम मिलता है जब आप 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, लेकिन कुछ एक ऑपरेशन छोटे मोटे ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे में भी हो जाते हैं। 2-3 काम ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीमियोथेरेपी करानी है किसी ने, या कैटरेक्ट, जैसे मेरी मदर को कैटरेक्ट आई का प्रॉब्लम हुआ था, तो कैटरेक्ट का हार्डली 15-20 मिनट की सर्जरी होती है, ठीक है, वो लेंस वेंस कुछ चेंज करना होता है, तो उसका भी क्लेम मिलेगा। तो इसको बोलते हैं डे केयर कवरेजेस। तो ये डे केयर कवरेज भी आपकी इंक्लूड ही होती है ज़्यादातर पॉलिसीज में। एक होता है ओपीडी। ओपीडी इंक्लूड नहीं होता ज़्यादातर हेल्थ पॉलिसीज में। ओपीडी क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन जो भी दवाई ववाई लिखी और आप घर आ जाते हो, इसको ओपीडी बोलते हैं, ठीक है जी। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये ज़्यादातर में कवर नहीं होता, लेकिन अगर कवरेज लेना है तो ये एज एन एड ऑन ले सकते हो कि मान लो आपका प्रीमियम 5,000 था साल का, आप कहते हो 5,000 नहीं, मैं 5500 भरने के लिए तैयार हूं, साल के 500 रुपये फालतू भरूंगा, लेकिन मेरे को ओपीडी बेनिफिट भी चाहिए, तो उस तरीके से आप ओपीडी बेनिफिट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें अभी हमने बेसिक देखी। अब थोड़ा बहुत एक न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं। देखो पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो मोराटोरियम पीरियड होता था ना, वो 8 साल का होता था, अब उसे घटा करके 5 साल कर दिया। मोराटोरियम का मतलब ये होता है, काफ़ी बार आप हेल्थ पॉलिसी लेते हो, आप क्लेम रेस करते हो, कुछ ना कुछ कमी पेशी निकाल के आपके क्लेम को एक आधी बार इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है। कि जैसे क्लेम कब रिजेक्ट होता है, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि जैसे हार्ट से रिलेटेड दिक्कत थी जी आपको, ठीक है, तो आपने क्लेम गलत रेज कर दिया, यानी समझ रहे हो बात को कि आपकी तरफ से कुछ एक कमी होती है, तो कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन मोराटोरियम पीरियड का बेनिफिट ये होता है कि 5 साल जैसे ही आपको हो गए ना, उसके बाद कंपनी, ठीक है,
कोई भी इफ एंड बट नहीं निकाल सकती कि आपको रिलेटेबल दिक्कत थी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती। 5 साल हो गए तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ एक कंडीशन पे क्लेम रिजेक्ट होगा कि आपने खुद कोई फ्रॉड कर दिया, कि आप बीमार नहीं हो, आपकी हॉस्पिटल के साथ सेटिंग है और वहां जाकर के आप लेट गए और आप फेक बिल बनवा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ, आपकी तरफ से फ्रॉड हुआ तो रिजेक्ट होगा। अदरवाइज मोराटोरियम पीरियड का बेनिफिट ये है कि 5 साल हो गए ना तो आपका क्लेम रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी, पहले ये 8 साल था, अब 5 साल कर दिया। ठीक है, तो ये कस्टमर के फेवर में ही सारी बातें हैं। एक होता है जी रूम रेंट कैपिंग। रूम रेंट कैपिंग का मतलब ये होता है, हमेशा जब भी हेल्थ पॉलिसी लो ना, जहां पे भी ऑप्शन आए ना रूम रेंट लिमिट का, तो वहां पे नो कैपिंग सेलेक्ट कर देना हमेशा, या फिर नो लिमिट लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आप पॉलिसी ले रहे हो, उस पर लिखा हुआ है कि रूम रेंट लिमिट आपने सेलेक्ट कर दी कि 5,000 पर डे, ये आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने इसलिए सेलेक्ट कर दिया कि आपको इंश्योरेंस थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, आपने 5,000 पर डे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। भगवान न करे जब आप बीमार हुए तो 5,000 रुपए पर डे तक की लिमिट का कोई रूम अवेलेबल ही नहीं था। आप वहां गए, आपने 10,000 पर डे रेंट वाले रूम के अंदर आप जाकर के सिंगल बेड वाले रूम पे सो गए। ठीक है जी, आपका वहीं इलाज विलाज चला सब कुछ। तो जब आपका बिल बनेगा ना, तो बिल भी आपका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाता है। समझ गए, मान लो आपका क्लेम आया 5 लाख, तो आपकी हेल्थ पॉलिसी सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही आपको देगी। समझ गए, इसीलिए रूम रेंट कैपिंग जब भी आप सेलेक्ट करो, यहां पे नो लिमिट आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, फिर अब देखते हैं कि क्लेम रेज कैसे करते हैं। देखो, जैसे ये मेरी मदर की पॉलिसी है, यहाँ पे देखो ये नाम लिखा हुआ है, ये रहा, ये अंजू मदान। ठीक है, तो इनका जैसे ये ऐप खोली ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है रेज क्लेम का। जिस इंश्योरेंस पॉलिसी से ले रखी है उसकी जब ऐप खोली तो यहाँ पे ये रेज क्लेम का ऑप्शन है। फिर ये कुछ ऐसा दिखा, यहाँ पे भी फिर ये रेज क्लेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉलिसी नंबर लिखा आ गया, यहाँ पे कहेगा अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो, एड्रेस डाल दो, ये कुछ नहीं है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करो। फिर ये कहेगा क्लेम किस टाइप का रेज करना है, क्या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, नहीं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, सेम डे गए, छोटी सी सर्जरी थी, वो हो गई और घर आ गए, तो ये तो नहीं है, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे। फिर ओपीडी था क्या, बेसिकली कि आप वहां पे गए दिखाने के लिए, और एक और ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन रीएम्बर्समेंट। तो बेसिकली हम हॉस्पिटलाइज्ड भी नहीं हुए तो इस पर भी क्लिक नहीं करेंगे, तो हम जो है ओपीडी वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर ये हॉस्पिटल का नाम डालना है, पिन कोड डालना है, स्टेट, सिटी, किस तारीख को एडमिट हुए, किस तारीख को डिस्चार्ज हुए, तो हम दोनों में सेम तारीख डालेंगे। फिर कह रहे हैं वॉज कैशलेस अवेल्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, नो, हमने कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमने एक बार अपनी जेब से पैसे डाले थे और क्या बोलते हैं, फिर अब हम उसको रीएम्बर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वॉज कैशलेस अवेल्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लेम अमाउंट तो जो भी 44,000 कुछ था वो डाल के यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रपोजर नेम। तो जो मेरी मदर की पॉलिसी है मैंने अपने नाम से ले रखी है क्योंकि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो प्रपोजर नेम में मेरा नाम आ गया। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल दूंगा जिसमें पैसे लेने हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर री एंटर कर देंगे, आईसीआईसी अकाउंट है मेरा, ये सब कुछ डालने के बाद पैन कार्ड डालेंगे, प्रोसीड, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर पेमेंट रिसिप्ट्स, इसके अंदर जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, एक कैंसल्ड चेक इसी बैंक अकाउंट का, ठीक है, उसकी फ़ोटो लगानी है, ये हॉस्पिटल के बिल्स और दवाइयों के बिल, ये सारे के सारे यहाँ से अटैच करके अपलोड करने हैं। ये करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर ये मेरे पास मैसेज आ गया था, क्लेम नंबर जनरेट हो गया और विद इन 8 डेज आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अटैचमेंट कौन कौन सी लगाई थी, ये पूरी की पूरी जो फाइल है ये, ठीक है, ये फाइल हो गई, ये हॉस्पिटल की फाइल हो गई, ये बिल हो गया बेसिकली सारा का सारा। उसके अलावा ये देखो ये सारी की सारी फाइल हो गई, इसकी फ़ोटो खींच के ये सब कुछ जो है आपको फिर अपलोड करना होगा। उसके बाद ये देखो ये भी सारा कुछ है, जो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है सारी की सारी एज अ प्रूफ आपको अपलोड करने होंगे, जो भी बिल हैं वो अपलोड करने होंगे, दवाइयों के जो क्लेम आपको लेना है वो सब टोटल करके फिर आप लिखोगे। फिर वो चेक करते हैं, विद इन 8 डेज आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाता है। तो इतना आसान ये प्रोसेस होता है। अब हम ये सब कुछ देख चुके हैं, अब हम एक तरह समझो आप फिट एंड फाइन हो चुके हो हेल्थ पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, अब आपका टेस्ट है, अब आप समझना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने बेसिक जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको समझा दिया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इतना सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर करना। अब ये आपका टेस्ट है यहाँ से, ठीक है, ये 2 पॉलिसीज़ हैं। फिर अगेन मैं बिल्कुल इन पॉलिसीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा, हम बस अपना टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 20 बार समझा चुका हूँ, पॉलिसी आपके लिए वही बेस्ट है जो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो पहला एक तरफ लिख दिया मैंने HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। ये ऑप्टिमा सिक्योर प्लस की तो कुछ ज़्यादा ही हाइप हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है, आप बहुत सारी वीडियोस भी देख रहे होगे। दूसरा है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर।
ठीक है। पहला फीचर ये कह रहा है सिक्योर बेनिफिट। एक एक करके फीचर पढ़ूंगा, हो सकता है आपके डाउट भी हो कुछ ना कुछ, क्योंकि लिखने का तरीका सबका अलग होता है, लेकिन समझ आप 1 मिनट में जाओगे। ठीक है, पहला है सिक्योर बेनिफिट। इधर तो सिक्योर बेनिफिट के नाम पे कोई फीचर नहीं दे रहा है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर, लेकिन HDFC अर्गो क्या लिख रहा है, कह रहा है 100% एडिशनल सम इंश्योर्ड फ्रॉम डे 1। एक मान के चलो, इधर भी हम 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, इधर भी हम 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो जो हम पॉलिसी लेते हैं, जैसे 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम इंश्योर्ड। ठीक है जी, सम इंश्योर्ड। तो पहले क्या कह रहा है, सिक्योर बेनिफिट के नाम पे कह रहा है 100% एडिशनल सम इंश्योर्ड फ्रॉम डे 1। मतलब 10 लाख की आपने पॉलिसी ली है, इसके पैसे दे रहे हो, प्लस में 10 लाख एडिशनल इंश्योरेंस कंपनी आपको अपनी तरफ से देगी। देखो 100% एडिशनल सम इंश्योर्ड फ्रॉम डे 1, यानी अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो पहले दिन से ही आपकी पॉलिसी जो है 20 लाख की हो जाएगी। 1 करोड़ की पॉलिसी लोगे तो पहले दिन से ही पॉलिसी आपकी 2 करोड़ की मानी जाएगी। ठीक है, तो टोटल सम इंश्योर्ड क्या होगा, इज इक्वल टू बेस, यानी बेस जो कवर है प्लस 100% बेस। समझ गए बात को? तो ऐसे करके ये 20 लाख की हो जाएगी। इधर कुछ नहीं है, अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख की ही मानी जाएगी। समझ गए? पहला फीचर समझ गए? बहुत आसान होता है पढ़ना। 1-2 और वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ठीक है, वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं है, समझ गए? 2-4 पॉलिसी खुद पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला फीचर समझ आ गया। दूसरा, इनफाइनाइट बेनिफिट स्लैश NCB यानी नो क्लेम बोनस। हमने नो क्लेम बोनस पढ़ा था ना अभी। नो क्लेम बोनस क्या था कि आपने क्लेम, जैसे मैंने अपनी पॉलिसी बताई 50 लाख की पॉलिसी थी, वो बढ़ते बढ़ते कितनी होगी अभी 58 लाख की। क्यों? क्योंकि अभी क्लेम नहीं लिया, तो सेम प्रीमियम में ही मेरा सम इंश्योर्ड पॉलिसी बढ़ा देती है। अब पढ़ते हैं, पहले टाटा AIG का पढ़ते हैं। ठीक है, यहां हमने कितने की पॉलिसी ले रखी है, 10 लाख की। ये कह रहा है 50% इंक्रीज इन कवर, मैक्सिमम कवर इंक्रीज कैन बी 100%। यानी पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया तो इसका 50% कवर जो है बढ़ जाएगा। अगले साल पॉलिसी सेम प्रीमियम में 15 लाख की हो जाएगी, उसके अगले साल फिर 50% बढ़ जाएगा, यानी फिर 5 लाख बढ़ जाएगा, उसके अगले साल 20 लाख हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, मैक्सिमम कवर इंक्रीज कैन बी 100%। तीसरे साल भी कोई क्लेम नहीं लिया, फिर उसके बाद भी 20 लाख की रहेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100% तक जा सकते हैं। समझ आ गई बात? मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा आपको। इधर आ जाओ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, HDFC अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर प्लस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो घबराओ मत, ये है ही कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ जाएगी खुद पढ़ के भी, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो कोई बात नहीं। चलो अब इनफाइनाइट बेनिफिट में ये क्या कह रहा है, कह रहा है 100% बेस कवर एडिशन एवरी ईयर। ठीक है, टिल यू हैव पॉलिसी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। देखो पहली चीज तो इसका पहला बेनिफिट याद है आपको, 10 लाख की पॉलिसी थी, 100% एडिशनल सम इंश्योर्ड हमारे को दे ही रहा था, प्लस 100% एडिशनल सम इंश्योर्ड। ये तो पहला फीचर था। सेकंड फीचर कह रहा है 100% बेस कवर एडिशन एवरी ईयर। ये जो बेस कवर है हर साल, पहला साल टप गया तो पहले साल तो आपके पास 20 लाख की पॉलिसी है, अगले साल कह रहा है आपने क्लेम नहीं लिया तो ये 10 लाख से और बढ़ जाएगी, यानी ये हो गया 20 लाख प्लस ये 10 लाख है ही है, अगले साल पॉलिसी होगी 30 लाख की। उसके अगले साल फिर क्लेम नहीं लिया तो ये हो गया 30 लाख प्लस 10 लाख, तो ये फ्री का शुरू से ही मिला हुआ है, अब पॉलिसी होगी 40 लाख की। ठीक है, उसके अगले साल फिर नहीं लिया तो ये 30 लाख से बढ़ के हो जाएगा 40 लाख प्लस 10 लाख फ्री मिला ही हुआ 50 लाख। तो ये कह रहा है हर साल आपका बेस कवर जो है 100% से एडिशन बढ़ता रहेगा टिल यू हैव पॉलिसी, जब तक आपके पास पॉलिसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। इधर क्या था टाटा वाले में, क्लेम नहीं लोगे तो 50% से बढ़ेगी। ये कह रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, आपने पहले साल क्लेम ले लिया तब भी 10 लाख बढ़ेगा, फिर क्लेम ले लिया फिर भी 10 लाख बढ़ेगा। यानी आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, आपको कवरेज मिलेगा 20 लाख। उसके बाद मान लो 10 साल हो गए, 10 साल में हर साल 10-10 लाख रुपए बढ़ता जाएगा। 10 साल बाद आपकी पॉलिसी 2 करोड़ प्लस जो शुरू में 10 लाख फ्री में मिला था, यानी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। अगर आपने क्लेम लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपने सम इंश्योर्ड लिया है हर साल 100% वो सम इंश्योर्ड एडिशन होता रहेगा। एक चीज फिर समझा रहा हूं, यह मत सोचना कि इतनी अच्छी पॉलिसी है, मैं एक काम करता हूं सिर्फ 5 लाख रुपए की ही पॉलिसी ले लेता हूं, 5 लाख की पॉलिसी लूंगा प्लस 5 लाख फ्री का मिलेगा एज अ सिक्योर्ड बेनिफिट। उसके बाद हर साल 5 लाख प्लस 5 लाख मिलता रहेगा, फिर उसके अगले साल फिर 5 लाख मिलता रहेगा, फिर 5 लाख मिलता रहेगा, धीरे धीरे करके 5-7 साल के बाद पॉलिसी मेरी 25-30 लाख की हो ही जाएगी। तो बड़ी पॉलिसी क्यों लूं, सस्ती पॉलिसी 5 लाख की लेता हूं, कम प्रीमियम देना पड़ेगा। अगेन
1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। आज ये फीचर है, कल को कंपनी कह दे कि ये 100% बेस कवर एडिशन एवरी ईयर, इसको हम हटा करके ना सिर्फ 5% एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ 5%, क्या कर लोगे भाई? आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, सिर्फ 5%, 25,000 रुपये बढ़ेगा आपका। फंस गए तो, अगर बीच में बीमार हो गए तो फिर बेस कवर भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा अपने बेस कवर को बढ़ाओ। और अगेन, ये पॉलिसी बेस्ट है नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़नी बता रहा हूं। मेरी तरफ से काटा मारो भाई। अगर किसी, अब मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है इसके अंदर, देखो पेड होता तो मैं इसका ही प्रमोशन करता, इसको ही अच्छा बोलता, ठीक है? तो ये मेरे को गलत मत लेके जाना प्लीज। मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है तो जिसको मैटरनिटी चाहिए उसके लिए तो बेकार पॉलिसी होगी ना। वेटिंग पीरियड इसका ज्यादा है, टाटा वाली का वेटिंग पीरियड कम है तो टाटा वाली की ज्यादा अच्छी होगी अगर कोई बीमार है उसके लिए। अगेन आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करेगा, बार बार बता चुका हूं मैं आपको ये चीज, ठीक है? बेस्ट वही है कि देखो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर डिट्टो की टीम से आप बात करो, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, रिस्टोरेशन ऑफ कवर। रिस्टोरेशन समझ के, एक बार बीमार हुए, घर आए, दोबारा पॉलिसी रिस्टोर होगी, जितने की थी उतने की होगी। रिस्टोरेशन ऑफ कवर में कह रहा है 100% रिस्टोर ऑफ बेस कवर, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। समझ के बात को, 10 लाख की पॉलिसी ली, बीमार हुए, घर आए, दोबारा 10 लाख की होगी, रिस्टोर हो गया। कितनी बार कर सकते हो? मल्टीपल टाइम्स, चाहे साल में 10 बार बीमार हो जो, मल्टीपल टाइम्स वो 10 लाख की होती रहेगी। फॉर बोथ रिलेटेबल एंड नॉन रिलेटेबल, चाहे सेम डिजीज हो चाहे अलग हो, हर बार पॉलिसी जो है कवर आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। समझ के बात को? अच्छा, एक चीज समझो, मान लो 10 लाख रुपए की एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख की पॉलिसी है, बीमार हुए 8 लाख का खर्चा आया, घर आ गए, दोबारा रिस्टोर होगी, पॉलिसी 10 लाख की होगी। फिर बीमार हुए, 6 लाख का खर्चा हुआ, 6 लाख लग गए, घर आ गए, दोबारा 10 लाख की होगी। लेकिन मान लो बीमार हुए, 8 लाख का क्लेम आया, घर आ गए, ठीक है, अगली बार बीमार हुए, 12 लाख का क्लेम आ गया, तो 10 लाख ही आपको मिलेंगे, 2 लाख अपनी जेब से देने पड़ेंगे। फिर तीसरी बार बीमार हुए, 6 लाख का क्लेम आया, फिर कंपनी पूरा देगी। समझ के बात को? तो ये मत सोचना कि 10 लाख की पॉलिसी है चाहे 15 लाख रुपए लग जाए, तो एक बार तो इकट्ठे ज्यादा लग गए ना। समझ के बात को? तो 5 लाख अपनी जेब से देने पड़ेंगे। हाँ, 9 लाख लगते, फिर घर आ जाते, रिस्टोर हो जाती 10 लाख की, फिर 8 लाख लगते, फिर 8 लाख पूरा कंपनी देती। समझ के बात को? लेकिन तीसरी बार मान लो इकट्ठे 25 लाख लग गए, तो 15 लाख जेब से देने पड़ेंगे। समझ गए? ऐसे काम करता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। फिर ये कंज्यूमेबल्स, ये हमने कवर नहीं किया। जैसे कई बार क्या होता है, कंज्यूमेबल्स जो होते हैं ना वो कवर नहीं होते हेल्थ पॉलिसी में। कंज्यूमेबल्स जैसे डॉक्टर ग्लव डालेगा, कॉटन यूज करेगा, पीपी किट पहनता है डॉक्टर, ठीक है, ये यूज एंड थ्रो टाइप हो गया ना चीजें, तो ये आपकी हेल्थ पॉलिसी में कवर नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ हेल्थ पॉलिसीज इनको भी कवर करती हैं। जैसे अब ये HDFC अर्गो, ये 100% कवर कर रही है, इधर ये भी 100% कवर कर रही है। रिस्टोरेशन वाला हमने इसका तो देख लिया, इसका नहीं देखा था। टाटा AIG कहता है 100% रिस्टोरेशन है, ठीक है, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार है। समझ गए? फॉर बोथ रिलेटेबल एंड नॉन रिलेटेबल, ऐसा नहीं कि बार बार बीमार हो जा रहे हो, जैसे इसमें बार बार हो रहे हो तब भी मिल रहा है, इसमें वंस, एक बार साल में रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। रूम रेंट लिमिट, इधर भी नो लिमिट है, इधर भी नो लिमिट है, समझ गए होगे, ज्यादा टाइम ले। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट होने से पहले कितने दिन तक दवाई खा सकते हो, इधर 60 डेज है, इधर भी 60 डेज है। पोस्ट के अंदर इधर 180 डेज है और इधर 90 डेज है, समझिए, तो इसका बेनिफिट ज्यादा हो गया। फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ठीक है, वेटिंग पीरियड वाली, कितना वेटिंग पीरियड है? 3 साल। पॉलिसी लेने से पहले ही अगर कोई बीमारी है जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं, इसमें वेटिंग पीरियड 3 साल है, इसमें वेटिंग पीरियड 2 साल है। तो जो पहले से ही बीमार है उसके लिए टाटा AIG बेटर है। हालांकि इसके HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस वाले के फीचर ज्यादा है, लेकिन अगर कोई बीमार है वो क्या करेगा फीचर के लिए, उसके लिए तो यही बेटर है भाई, 2 साल का ही वेटिंग पीरियड है। फिर मैटरनिटी कवर, इधर कोई कवर नहीं है, लेना चाहते हो कवर तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एड ऑन लेना पड़ेगा, जिसका नाम है पेरेंटहुड, जिसका वेटिंग पीरियड 2 साल है मैटरनिटी का। मतलब खुद से नहीं आएगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसको हम एड ऑन बेनिफिट बोलते हैं। इसके अंदर है पड़ा खुद से, बोल रहा है अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो 60,000 रुपए तक मिल जाएगा, बॉय पैदा होता है बेबी तो 50,000 तक। वेटिंग पीरियड जो है 3 साल, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, खुद में ही कवर है। तो जो मैटरनिटी प्लान कर रहा है फिर उसके लिए ये वाला बेनिफिट ज्यादा बेटर हो गया, ठीक है। ओके, ग्लोबल कवरेज, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल है। मान लो आप कहते हो यूएस में जाके इलाज कराऊंगा, नहीं पैसे मिलेंगे, ये वर्ल्ड वाइड कवरेज देती है टाटा वाली। तो अगर किसी को लगता है कि बाहर जाके उसको अच्छा लगता है तो फिर वो ये वाली पॉलिसी ले, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है, HDFC वाली। फिर हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, कई बार कुछ लोग होते हैं हॉस्पिटल तक भी नहीं जा सकते, डॉक्टर ही घर आता है, तो ये कह रहा है कि ये कवर है अप टू सम इंश्योर्ड,
मान लो 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख तक चाहे घर पे रह के इलाज करा लो वो भी कवर है, बट प्रॉपर डॉक्टर से होना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही सेम है, अप टू सम इंश्योर्ड, ठीक है। अब खैर उम्मीद करता हूँ, एक बार इसको मिटो देता हूँ फिर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बड़े एफर्ट्स लगे हमारे, ठीक है। पूरा मैंने भी टाइम लिया अच्छे से कि आपको समझा सकूँ। तो अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको लगा कुछ भी नया आपने सीखा है ना, कुछ भी ज़रा सी भी आपको नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। जिनको पॉलिसीज़ लेनी है, जो भी आपके नोन है, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको अच्छे से नॉलेज मिल सके, ठीक है। हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी, डेप्थ रिसर्च के साथ आपको मैंने हर एक चीज़ बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, बट आपने अगर कुछ नया सीखा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार आज कोई नई चीज़ सीखी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डिटो इंश्योरेंस का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।